नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड सियासी संकट में नया मोड़। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने लगाई कल होने वाले शक्ति परीक्षण पर रोक। 6 अप्रैल को अगली सुनवाई। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर लगाया बंटवारे की राजनीति का आरोप। कहा, असम की संस्कृति को खतरा। राजनाथ सिंह ने कहा, बदहाली के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बारूदी सुरंग विस्फोट। सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद, कई घायल। सर्च ऑपरेशन जारी। बैंकों को 4,000 करोड़ का कर्ज लौटाने को तैयार विजय माल्या। सुप्रीम कोर्ट को सौंपा प्रस्ताव। बैंकों ने कहा, सोच कर देंगे जवाब। अगली सुनवाई 7 अप्रैल को। टिनक्यो बने म्यांमार के नए राष्ट्रपति। शांति और लोकतंत्र बहाली का वादा। आंग सान सू ची बनी विदेश मंत्री। जहां तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रसेल से एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन का रिमोट कंट्रोल से उद्घाटन किया। ये दूरबीन नैनीताल के पास देवस्थल में लगी है। दूरबीन में उच्च क्षमता का स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोस्कोपिक कैमरा और इंफ्रारेड कैमराज लगे हैं। इससे रात में आकाश गंगाओं की उत्पत्ति का पता लगाने में खगोलविदों को मदद मिलेगी। ब्रसेल्स में प्रधानमंत्री इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे वहीं चलते हैं। With Belgian businesses to see first hand the reality of India's economic and political promise. Clearly, it is not just diamonds that can bring shine to our partnership. Climate change is one of the greatest challenges before mankind. Prime Minister and I have agreed to enhance our cooperation in renewable energy. We would also build partnership in areas such as harnessing waste for energy, small wind turbines, and zero-emission buildings. Advancement in science and technology and high technology areas is of particularly importance for India's development priorities. We welcome Belgium's collaboration in these areas. Prime Minister Michel and I have just activated remotely India's largest optical telescope. This product of Indo-Belgian collaboration is an inspiring example of what our partnership can achieve. The work is also afoot on other agreements in the areas of information and communication technology, audiovisual production, tourism, biotechnology, and shipping and ports. Within a couple of hours from now, I will meet the European Union leadership for the 13th India-EU summit. For India, EU is one of our strongest strategic partners. Trade, investment, and technology partnership between India and the EU would be one of the focus area of our discussions. I feel that a progressive path and creative mindset to India-EU trade and investment agreement can enable all the European countries, including Belgium, to benefit from India's strong economic growth. I once again express my sincere gratitude to Prime Minister Charles Michel for his time, welcome and hospitality. प्रधानमंत्री मोदी ब्रसेल्स में लोगों को संबोधित कर रहे थे वहां पर, और इससे पहले उन्होंने ब्रसेल्स में जो आतंकी हमला हुआ था उन लोगों को भी, जो लोग मारे गए, उनको श्रद्धांजलि दी और कहा था कि 40 साल हो गए हैं भारत को भी आतंकवाद का दंश झेलते हुए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से भारत और यूरोपियन यूनियन जो है वो बड़े भागीदार हैं, एक दूसरे के साथी हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त वहाँ पर 13वीं इंडिया EU समिट के लिए पहुँचे हुए हैं। और अब पहली खबर।
उत्तराखंड विधानसभा में अब कल शक्ति परीक्षण नहीं होगा, यानी फ्लोर टेस्ट जिसकी बात हो रही थी वो अब नहीं होगा। नैनीताल हाईकोर्ट की बड़ी बेंच ने एकल पीठ के आदेश पर 7 अप्रैल तक रोक लगा दी है। बुधवार सुबह केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी और 31 मार्च को शक्ति परीक्षण पर रोक लगाने की मांग की थी। केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा में अदालत दखल नहीं दे सकती। कांग्रेस ने कहा था कि हाईकोर्ट राष्ट्रपति शासन के मसले को जल्द सुलझाने पर सहमत हो गया है, ये उसकी जीत है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि उसके पास बहुमत है और वो इसे साबित करने को तैयार है। जो सिंगल जज का ऑर्डर है वो 7 तारीख तक होल्ड पे हो गया है। जहां तक भारत सरकार की बात है, भारत सरकार अपना काउंटर इस पिटीशन पर सोमवार तक देगा। दूसरी साइड पिटीशनर का जवाब मंगल तक आएगा। बुधवार को इसकी सुनवाई होगी। मनीष शिब्बर सीनियर एडिटर हैं लीगल अफेयर्स इंडियन एक्सप्रेस अखबार के, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे ज़्यादा बातचीत करते हैं। मनीष, ये बताइए फिलहाल कि हाई कोर्ट के फिलहाल इस रुख को, इस जजमेंट को किस तरह से देखा जाए? कभी 31 की जगह 1 हफ्ते भर का वक्त और दे दिया गया है। देखिए, जो कल का हाईकोर्ट का जजमेंट था सिंगल जज का, वो एक परवर्स ऑर्डर था। मेरा मानना ये है कि ऐसा कानून में कहीं नहीं है, जो सेटल्ड कानून है। क्योंकि हाई कोर्ट्स जो अपना जजमेंट या अपनी राय देती हैं वो इस बेसिस पे देती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या लॉ लेड डाउन किया है। सुप्रीम कोर्ट की 2 लैंडमार्क जजमेंट्स हुई हैं, एक बोमई केस और एक रमेश्वर प्रसाद। दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने ये तो माना है कि जो राष्ट्रपति शासन लगता है 356 का इस्तेमाल करने के बाद, आर्टिकल 356, उसमें जो अदालत है वो दखल अंदाजी कर सकती है। लेकिन रमेश्वर प्रसाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये कहा कि अदालत जजमेंट की लीगैलिटी और वैलिडिटी पे अपना फैसला दे सकती है, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन है, जो प्रोक्लेमेशन है जिसके तहत आपने प्रेसिडेंट्स रूल लगाया है, उसको स्टे नहीं कर सकती है। तो इस केस में जो हमारे ऑनरेबल जज हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के, उन्होंने वो एक्सट्रीम ले लिया था और इसी वजह से मुझे कल ही लग रहा था कि ये जजमेंट स्टे होगा। अब दोनों पार्टीज को कहा है कि आप अपना काउंटर सबमिट कीजिए। और ये केस जो है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये मेरिट्स पे अभी डिसाइड होगा। और जो राष्ट्रपति शासन लगा है उस पे जो हमारा हाई कोर्ट है ये अपना रुख देगा। जी, लेकिन मनीष, इसके अलावा ये भी कहा गया है कि क्या जल्दबाजी थी इस तरह से प्रेसिडेंट रूल लगाने की। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि फ्लोर टेस्ट इज द बेस्ट टेस्ट एंड द करेक्ट अरीना। इसके अलावा भी कई तरह के कमेंट्स किए गए हैं कि यानी कि जो सेंटर ने जो आर्ग्यू किया खासकर कि कौन फ्लोर टेस्ट में कौन खड़ा होगा, जबकि उत्तराखंड में अभी कोई सरकार ही नहीं है, तो आखिर किसको हम बहुमत साबित करने के लिए कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब बीजेपी ये कह रही है, फिलहाल सेंटर ये कह रहा है कि उसका जो अपना स्टैंड था उसकी जीत कम से कम हुई है। देखिए, मैं नहीं मानता कि अगर आज बीजेपी की जीत हुई है तो उस हिसाब से कल कांग्रेस की जीत हुई थी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जीत किसी की नहीं हुई है, क्योंकि अभी ये इशू खत्म नहीं हुआ है। देखिए, कल जो सिंगल जज का ऑर्डर है उसमें एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि उन्होंने ये कहा कि मैं स्टे नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा उन्होंने जो अपनी ऑब्जर्वेशन की हैं वो बिल्कुल ठीक है, उस पर किसी को कोई वो जो सवाल उन्होंने रेज किए उस पर किसी को दो राय नहीं है। आज भी जो जजेस ने जब केस सुना है उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन ठीक है। उन्होंने सिंगल पॉइंट पे स्टे दिया है, वो ये है कि सिंगल जज का जो ऑर्डर था वो जो सेटल्ड लॉ है उसके खिलाफ जा रहा है, और इस वजह से उन्होंने उसको जो कल शक्ति परीक्षण था उसको स्टे किया है। लेकिन अब मैंने पहले भी ये कहा है और मैं आगे भी कह रहा हूँ कि अभी ये केस खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हम ये मानकर ना चलें कि किसकी जीत हुई है और किसकी हार। मनीष, चूंकि कानूनी मामलों के अलावा आप इस मुद्दे से जुड़ी राजनीति को भी अच्छी तरह समझते हैं, अब ये बताइए कि आने वाले 6 दिनों में क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा? क्या हरीश रावत की जो स्थिति है इन 6 दिनों में वो बदल जाएगी? क्या 31 मार्च को यानी कि कल अगर वो ताकतवर होते तो क्या इन 6 दिनों में कुछ बदल जाएगा राजनीतिक तौर पर? देखिए, जो कल का जजमेंट था उसमें एक बात जो मेरे को बड़ी अजीब सी लगी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि वोट तो सब करेंगे, इंक्लूडिंग वो जो 9 रेबल कांग्रेस लीडर्स हैं, लेकिन उनका वोट काउंट नहीं होगा, वो सारे वोट सील्ड कवर में
और एक जो स्पीकर है उनकी रिपोर्ट के साथ हाई कोर्ट में आएगा। अब ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है, क्योंकि आज तक कभी नहीं हुआ कि हाई कोर्ट का एक रजिस्ट्रार कोर्ट एक असेंबली के अंदर जाके ये सारा ओवरसी करेगा। ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि जो स्पीकर है वो हाउस का मास्टर एंड लॉर्ड है, हम मानते हैं। जैसे अब कल को स्पीकर अपनी जगह किसी को हाई कोर्ट के अंदर नहीं भेज सकता है। रही बात पॉलिटिक्स की, तो मेरा ये मानना है कि अब अगले जब तक ये केस का फैसला नहीं होता है, ये दोनों पार्टीज अपनी जोड़ तोड़ की राजनीति करती रहेंगी। और बीजेपी का अभी हमें इंफॉर्मेशन आ रही है कि बीजेपी ने जो सारे रेबल और अपने एमपीज एमएलएज हैं सबको वहां से हटा के एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है। कांग्रेस भी अपने एमएलएज के साथ यही करने की सोच रहा है। तो अब दोनों तरफ से, क्योंकि देखिए अभी एक जो बड़ी जरूरी बात वो ये है कि हाउस जो विधानसभा है वो भंग नहीं हुई है, वो सस्पेंडेड एनिमेशन में है। सो एक बार जब इस केस का किसी तरह से फैसला आता है तो राज्यपाल को पूरी स्वतंत्रता है कि वो स्पीकर को कहें कि आप फ्लो टेस्ट कीजिए, क्योंकि जो लॉ है वो ये है कि फ्लो टेस्ट इज द अल्टीमेट टेस्ट। जी मनीष पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर, अभी एक छोटा सा ब्रेक। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। Hello and welcome. I'm Amritanshu Rai. You're watching Constitutionally Yours. अपने को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा प्रेशस राइट है। फ्रीडम का अर्थ ये नहीं है कि किसी के डिफेमेशन तक जाए, हम राष्ट्रद्रोह तक जाए। क्या जातिगत आरक्षण सही है? जब तक सोसाइटी को सूट होने तक है तब तक वो बात ठीक है। यदि सोसाइटी को सूट नहीं होता है तो हमको कानून बदलना ही पड़ेगा। Join us as we try to understand contemporary issues related to the Constitution. Watch Constitutionally Yours on Rajya Sabha Television. और अब चुनाव से जुड़ी खबरें देखते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर असम में सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति का आरोप लगाया है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि इसकी वजह से राज्य की मिलीजुली संस्कृति खतरे में आ गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने चाय कामगारों की बदहाली पर भी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। महंगाई से लोगों की कमर टूट रही है। बेरोजगारी की वजह से युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जिस संविधान की शपथ ली है, एक संगठन के इशारे पर उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है? असम के चुनावी समर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बुधवार को आक्रामक तेवर में नजर आईं। सोनिया गांधी ने 2 रैलियां की। अपने भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। साथ ही केंद्र सरकार पर असम के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। 22 महीने से असम की सरकार से भेदभाव कर रही है, लेकिन तरुण गोगोई ने राज्य के विकास को रोकने नहीं दिया है। हर क्षेत्र में उनकी सरकार ने असम के विकास के लिए दिन रात कठिन संघर्ष किया है। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस असम में एक प्रगतिशील और शांतिपूर्ण सरकार की बुनियाद रखने में सफल हुई है। उन्होंने चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के हालात का भी मुद्दा उठाया। मोदी सरकार चाय बागानों के कामगारों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा और हक कब देंगे? अब तो 2 साल हो गए। मैं प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहती हूं कि उनकी सरकार ने माइनॉरिटीज
और आदिवासियों के लिए बजट को क्यों घटाया? कांग्रेस अध्यक्ष ने विजय माल्या के देश छोड़कर जाने के लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही बीजेपी की तरफ से पिछले लोकसभा चुनाव में किए गए अधूरे वादों पर तीखे सवाल किए। असम में 65 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण के तहत 4 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से प्रचार के लिए बुधवार को गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने दुलियाजन, महामोरा, थोवरा और मोरगान में 4 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस कार्यकाल की कड़ी आलोचना की और राज्य के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज़ादी से पहले असम देश के शीर्ष 5 राज्यों में शुमार था, लेकिन आज़ादी के 60 साल बाद वो आखिरी 5 की श्रेणी में पहुंच गया है। गृहमंत्री ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। साथ ही विकास के नाम पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने की अपील की। दिल्ली में भी लंबे समय तक सरकार यदि किसी की रही है तो कांग्रेस की सरकार रही। मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि दोनों जगह लंबे समय तक आपकी सरकार थी, तो हमारे इस असम का विकास क्यों नहीं हो पाया? और यहां असम में तो लगातार 15 वर्षों तक कांग्रेस की ही सरकार। गगोई साहब ये बतलाएं हैं, उनको असम का विकास करने के लिए कितना और समय चाहिए? छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों ने सीआरपीएफ के वाहन को निशाना बनाया। नक्सलियों ने जवानों की एक बस को बारूदी सुरंग विस्फोट में उड़ा दिया। इस हमले में 7 जवान शहीद हो गए हैं। यह हादसा जिले के कुआकोंडा थाना क्षेत्र में हुआ। ये जगह दंतेवाड़ा से 12 किलोमीटर की दूरी पर बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त सीआरपीएफ के 230वीं बटालियन के जवान दंतेवाड़ा से सुकमा के पास मौजूद अपने बेस लौट रहे थे। जब जवानों की टोली मेलावाड़ा गांव के पास पहुंची तो उसी वक्त नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया। धमाके में कई जवान घायल भी हुए हैं। उद्योगपति विजय माल्या ने बैंकों का 4000 करोड़ रुपए कर्ज लौटाने का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है। उनके वकील ने कोर्ट से कहा है कि सितंबर तक ये रकम चुका दी जाएगी। 17 बैंकों का माल्या पर 6903 करोड़ रुपए बकाया है। बैंकों ने कहा है कि वो प्रस्ताव का अध्ययन करने के बाद इस पर फैसला करेंगे। मामले की अगली जो सुनवाई है वो 7 अप्रैल को होगी। माल्या फिलहाल देश से बाहर हैं। उन्हें 2 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय के सामने भी पेश होना है। कर्ज नहीं चुकाने पर माल्या के खिलाफ देश की कई अदालतों में भी कानूनी कार्रवाई चल रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी कानून महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से रोकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी पाबंदी लगाने वालों को कानून के तहत 6 महीने की जेल हो सकती है। अदालत ने अहमदनगर के शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं को प्रवेश देने से जुड़ी याचिका की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। कोर्ट ने सवालिया लहजे में पूछा कि अगर पुरुष भगवान के सामने पूजा कर सकते हैं तो फिर महिलाएं क्यों नहीं। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को महाराष्ट्र हिंदू पूजा स्थल कानून 1956 का प्रचार करना चाहिए। इस कानून में सबको मंदिरों में जाने की अनुमति है। दो दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार में आज जबरदस्त उछाल आया। सेंसेक्स 438 अंक चढ़कर 25,339 अंकों पर बंद हुआ। पिछले 2 कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स में 437 अंकों की गिरावट आई थी। निफ्टी भी 138 अंक की बढ़ोतरी के साथ 7,735 अंकों पर पहुंच गया। सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में 26 बढ़ते के साथ 26 जो है वो बढ़त के साथ बंद हुए। एशिया में हांगकांग और सिंगापुर के बाजार तेजी के साथ बंद हुए, जबकि जापान के बाजारों में गिरावट रही। म्यांमार के इतिहास में बुधवार को उस वक्त एक नया पन्ना जुड़ गया जब आंग सान सूची के करीबी यू तिनक्यो ने देश के नए राष्ट्रपति पद की शपथ ली। 50 साल के सैन्य शासन के बाद ये पहला मौका है जब देश को असैनिक राष्ट्रपति मिला। तिनक्यो ने जनता के प्रति ईमानदार और निष्ठावान रहने का वचन दिया और लोकतंत्र और शांति बहाली का वादा भी किया। राजधानी नैपिडो में सैन्य शासकों द्वारा निर्मित संसद में सत्ता परिवर्तन की आखिरी रस्म पूरी हुई। एनएलडी प्रमुख आंग सान सूची को भी म्यांमार की नई विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। सूची विदेश मंत्रालय के साथ साथ कुछ अन्य विभागों का काम भी संभालेंगी। इस मौके पर
संसद सदस्यों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण की तारीफ की। जी हाँ, तो फिलहाल अपने आप में ये ऐतिहासिक बिल्कुल लम्हा है म्यांमार के लिए, पड़ोसी देश म्यांमार। और साफ तौर पर हमें अंदाज़ा है कि किस तरह से जो सूची हैं उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया, एक तानाशाह सरकार के ख़िलाफ़ और एक सैन्य जो है सरकार के ख़िलाफ़, मिलिट्री जो गवर्नमेंट है उसके ख़िलाफ़, और अब जाकर म्यांमार के लोगों को एक तरह से एक सिविलियन सरकार बनी है। हालांकि अभी संविधान में काफ़ी कुछ संशोधन किया जाना बाकी है। सूची को पहले बताया जा रहा था कि वो राष्ट्राध्यक्ष बनेंगी, लेकिन चूँकि कानून में इस तरह से कि कुछ जटिल चीज़ें हैं जिसकी वजह से सूची सीधे तौर पर राष्ट्राध्यक्ष नहीं बन सकती थी, इसलिए वो फिलहाल विदेश मंत्री बन रही हैं। अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अखिलेश, ये बताइए कि कितना महत्वपूर्ण इसको म्यांमार के इतिहास में हम देखेंगे, और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको निराशा हो रही है कि क्यों नहीं सूची राष्ट्राध्यक्ष बन पाए। निश्चित तौर पे अर्थात लोगों को निराशा है, लेकिन म्यांमार का संविधान ऐसा है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो भी होगा इसका पति या पत्नी अगर कोई विदेशी नागरिक होगा तो वह नहीं राष्ट्रपति बन सकता। तो सूची के साथ यही बात थी कि उनके पति अमेरिकी नागरिक थे और इसलिए वे राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे। लेकिन सूची ने बहुत ही समझदारी का काम किया है कि वो खुद मंत्रिमंडल में शामिल थे। तो इस तरीके से वे भले ही सरकार के प्रमुख न हो, लेकिन वे मंत्रिमंडल में शामिल रहकर सरकार के निर्णयों को प्रभावित कर पाएंगी। और उन्होंने अपने तरीके से जो म्यांमार के बारे में सपना देखा था, वो लोकतांत्रिक संघर्ष में वो दसियों साल जेल में रही हैं, उसके बाद नजरबंदी रही हैं, उसके बाद विरोधी पक्ष की नेता रही हैं। जब सैनिक शासन पिछली बार था तो उसमें विरोधी पक्ष की नेता थी, और ऐसी स्थिति में उनके मन में म्यांमार के बारे में एक सपना है और उस सपने के मुताबिक उस मंत्रिमंडल में शामिल होकर उसे पूरा कर सकेंगी। इसलिए हमें लगता है कि इन सारी बातों से उन्होंने म्यांमार की जनता को एक तरीके से कहें तो निराश नहीं किया है। उन्होंने विदेश मंत्रालय अपने लिए चुना है, विदेश मंत्री वो बनेंगी, और बहुत ही क्रिटिकल स्तर पर अभी म्यांमार है। एक तरफ आसियान का एक बहुत ही प्रमुख देश है, भारत से जुड़ा हुआ है, चीन से उसका जुड़ाव है। तो ऐसे में अगर आंग सान सू की खुद ही विदेश मंत्री के रूप में रहती हैं तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग शायद वो लेने में सफल साबित होगी। लेकिन अखिलेश, इसके अलावा मैं देख रही थी लोगों के जो बयान थे इनके सूची के जब पदभार संभालने से पहले की काफी उम्मीदें लोगों में अचानक जग गई हैं, जैसे कि जो अर्थव्यवस्था है वो बदल जाएगी, लोगों के हालात बेहतर हो जाएंगे। आपको लगता है कि ऐसा क्या कुछ कर पाएंगी सूची इस स्थिति में? निश्चित तौर पे जब इतने दिनों के बाद कोई इस तरह का नेता जो खुद संघर्ष करके आगे बढ़ा हो और आज अपने संघर्ष के उस मुकाम पे पहुंचा हो जो सरकार का प्रमुख बनने की स्थिति में होकर भी नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल है, तो सपने बहुत है म्यांमार की जनता के अंदर। मैं खुद भी गया था म्यांमार, तो मैंने देखा है कि म्यांमार में एक तरह से कहें तो भारत काफी सहयोग कर रहा है। जो ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है भारत, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ने वाला, वो ट्राइलेटरल हाईवे पूरा करने में 2-3 साल और लगेंगे। वह पूरा हो जाएगा तो म्यांमार की आर्थिक गतिविधियां काफी तेज होंगी। और दूसरी तरफ चीन के साथ म्यांमार के अच्छे संबंध थे और चीन ने वहां की आधारभूत ढांचे को बनाने में काफी मदद की है। तो अब आंग सान सू की के पास एक ऐसी स्थिति है कि वो चीन और भारत के अलावा अमेरिका के साथ भी आंग सान सू की काफी अच्छे संबंध रहे हैं, यूरोप के साथ उनके काफी अच्छे संबंध रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि वो जब खुद सत्ता में आई हैं तो उनके बारे में जो लोगों का अनुमान है, जो आशाएं हैं, उन आशाओं को पूरा करने में कुछ ना कुछ तो मुझे लगता है कि जरूर वे सफल होंगी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका। तो फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।